कहते हैं शक्तिशाली बनने की चाह और ब्रह्मांड को अपने वश में करने की चाह कभी नहीं मरती। अगर शक्ति को हासिल करने की होड़ में लगे असुर हैं, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी भी भगवान किसी न किसी को तो जरूर देती है। तो शक्ति की प्राप्ति और बदले की चाह, प्रेम की लालसा और अपनों का बलिदान या छलावे की साजिश, इन्हीं सब के साथ शुरू होगा नाग कन्या के जीवन का एक नया अध्याय। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? वृंदा की आवाज सुनकर उसकी माँ नागरानी नंदनी उसके कक्ष में आकर उसको ऐसे घबराया हुआ देखकर बोलती है। क्या हुआ पुत्री, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? कोई बुरा स्वप्न देखा क्या? माँ, मैंने फिर से वही स्वप्न देखा। एक बच्ची के साथ कुछ मानव दुष्ट व्यवहार कर रहे हैं। पुत्री, ये सब बस तुम्हारा स्वप्न है। तुमको ज्यादा ही सोचने लगी हो इन सब के बारे में। चलो अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे पिताश्री ने हम दोनों को दरबार में बुलाया है। जी माँ, आप जाइए, मैं आती हूँ। वृंदा नागिन नागराज विक्रम और रानी नंदिनी की एकलौती संतान थी, जो कि नागलोक की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे खूबसूरत कन्या थी, जिसके सौंदर्य दर्शन के लिए तो स्वयं देवताओं को भी नागलोक आना पड़ता था। वृंदा अपनी माँ नंदिनी की बात मानकर तैयार होकर नाग दरबार पहुँचती है, जहाँ गद्दी पर बैठे नागराज विक्रम उसको देखकर खड़े होकर बोलते हैं। आओ पुत्री आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। ये तो बिल्कुल सत्य है कि भोलेनाथ ने हमारी पुत्री को रूप का भंडार दिया है, साथ ही बुद्धि में भी तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। बस भी कीजिए पिताजी, आपने क्या हमें यहाँ हमारी प्रशंसा सुनाने के लिए बुलाया है? पुत्री, तुम्हारे पिताजी को तुम पर बहुत अभिमान है, इसलिए वो तुम्हारी इतनी प्रशंसा करते हैं और करनी भी चाहिए। आखिर तुम इसके योग्य हो। परंतु तुम्हारे योग्य वर आखिर हमें कब मिलेगा? तुम्हारे विवाह की आयु हो रही है, लेकिन तुम्हारे गुणों के अनुसार कोई उचित वर इस नागलोक में नहीं है। आखिर कहाँ है तुम्हारा जीवन साथी? पिताजी, भगवान भोलेनाथ जब चाहेंगे मैं अपने जीवन साथी से मिल जाऊंगी। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वृंदा के इतना बोलते ही नागलोक में एक अलग सा माहौल बन जाता है। चारों तरफ तेज आंधी तूफान के साथ तेज बिजली कड़कने लगती है। ये मंजर देखकर नागराज विक्रम बोलते हैं। लगता है किसी आने वाले संकट की चेतावनी है। पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? रानी नंदिनी, आप भी ठीक है ना? जी नागराज जी, अभी तो मैं और वृंदा दोनों ही सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ये तूफान जल्दी ही नहीं थमा तो इस आंधी में ना जाने हम उड़कर कहाँ पहुँच जाएंगे। आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप अपनी सुरक्षा कीजिए। अचानक ही तूफान थम जाता है और एक तेज तूफान के बाद एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। वृंदा, नंदिनी और नागराज विक्रम के सामने प्रकट होते हैं उनके इष्ट शिवजी, जो वृंदा और नागराज से कहते हैं। पुत्री वृंदा, तुम नागलोक का इतिहास बदलने वाली नाग कन्या हो, इसीलिए तुम्हारा वर भी इस दुनिया में सबसे अलग है। और वो ना तो इस नागलोक में है, ना देवलोक और ना ही पाताल लोक। उसका अस्तित्व तुमको पृथ्वी लोक पर मिलेगा। तुम्हें खुद ही उसको ढूंढना होगा पुत्री। इतना बोलकर दिव्य प्रकाश के साथ ही शिवजी भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ये भविष्यवाणी सुनकर नागराज विक्रम अपनी पुत्री वृंदा से कहते हैं। पुत्री, स्वयं भोलेनाथ ने तुम्हारे वर के होने की भविष्यवाणी करी है। मतलब जरूर वो कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसके ऊपर शिव का आशीर्वाद होगा। हे भोलेनाथ, आपका शुक्रिया, आपने मेरी पुत्री के जीवन साथी के होने की भविष्यवाणी करी। हाँ पुत्री, आज मैं बहुत खुश हूँ। सत्य है, मुझे तो बहुत उत्सुकता है कि कब हमारी पुत्री का वर हमारे नागलोक आएगा। माँ, पिताजी, आप दोनों तो कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं। आपने सुना नहीं क्या? भोलेनाथ ने कहा कि मुझे उन्हें स्वयं ढूंढना है, जिसके लिए मुझे पृथ्वी लोक जाना होगा। हाँ पुत्री, तुम जल्दी ही पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकलना और अपने वर को ढूंढते ही यहाँ नागलोक ले आना। नागराज विक्रम और रानी नंदिनी बहुत खुश थे, लेकिन उन सब की बातें दूर खड़ा नागलोक का एक नाग नित्यंत सुन रहा था, जो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से आंसू झलकाते हुए खुद से कहता है। ये कैसे संभव है? भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जन्म से मैं और वृंदा साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं। प्रेम है मेरा वृंदा। हर पल, हर प्रार्थना में मैंने शिव जी से वृंदा को मांगा है।
तो वो किसी को बिना मांगे कैसे मिल सकती है? आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया भोलेनाथ। दूर खड़े नित्यांत पर वृंदा की दृष्टि जाती है और वो अपने माता पिता की आज्ञा लेकर नाग दरबार से बाहर नित्यांत के पास आकर कहती है, मेरे प्यारे मित्र, किस दुविधा में खोए हो? और ये क्या, तुम्हारी आंखें नम है, परंतु क्यों? अभी मैंने तुम्हारी और नागराज की बातें सुनी। क्या सच में शिवजी ने तुमको आकर तुम्हारे जीवन साथी के पृथ्वी लोक पर होने का संदेशा दिया है? हाँ नित्यंत, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आखिर मुझे अब मेरे जीवन साथी को देखने का मौका मिलेगा। परंतु वृंदा, नाग कन्या का वर पृथ्वी लोक पर कैसे हो सकता है? तुम्हें इसमें कुछ संदेह नहीं लगता? शिवजी से कोई गलती हुई है, वो शायद नागलोक बोलना चाहते होंगे। बिल्कुल नहीं, मैंने पिताजी और माँ ने अच्छे से सुना है। अब तो मैं धरती लोक जाकर उस मनुष्य को ढूंढ कर ही रहूंगी। इतना बोलकर वृंदा वहाँ से चली जाती है। नित्यांत अकेला वहाँ खड़ा आंसू बहाते रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी लोक में एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी वीरेंद्र राणा, जो कि अपने एरिया का एमएलए था, समाज में जिसने अपने नाम के साथ साथ डर भी लोगों में कायम रखा हुआ था, उसका एक लौता बेटा शर्वेश, जो कि अपनी गहरी नींद में सोया था, अचानक ही उठकर बोलता है, ओ माय गॉड, कितना भयंकर सपना था। ये सांप मेरे सपने में क्यों आ रहे हैं? माँ ने कहा था सांप का आना बहुत बुरा होता है। सर्वेश खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके पिता उसके कमरे में आकर कहते हैं, अरे किस बुरे संकेत की बात कर रहा है हमारा बेटा? पापा आप यहाँ? कुछ नहीं, वो एक बुरा सपना देखा था, सांप वगैरह आ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। अरे तेरा पिताजी के पास इतनी पावर है ना, अरे सांप तो दूर की बात, चींटी भी कोई छू ना सके तुम्हें। चल उठ, अब तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी की मीटिंग में चलना है। आखिर मेरे बाद गद्दी तो तू ही संभालेगा। पापा आप जानते हो मुझे आपकी पॉलिटिकल मीटिंग्स में कोई जाने का शौक नहीं है, प्लीज आप जाओ, मेरे दोस्तों के साथ प्लान है। अरे पूरा शहर मेरे नाम से कांपता है, लेकिन ये वीरेंद्र राणा बस अपने एक बेटे के आगे नहीं बोल पाता। ठीक है, जो भी है तुम्हारा प्लान है, जाओ, लेकिन याद रहे तुम्हें समय रहते घर वापस आना होगा। ओके सर। इतना बोलकर वीरेंद्र अपने कामकाजी सिलसिलों से घर से बाहर चला जाता है और सर्वेश नहा धोकर अपने दोस्त मयंक और कुलदीप को कॉल करके उन्हें घर बुलाता है। कुछ देर में उसके तीनों दोस्त उसके घर आ जाते हैं, जहां आते ही मयंक शर्वेश से कहता है, भाई तुझे पता है अपने शहर में एक मस्त क्लब खुला है, बहुत अच्छा है, चल वहाँ चलते हैं। चल, पागल है क्या? क्लब? यार वहाँ जाने के लिए लड़कियां चाहिए होती है, पता तो है हम अखंड सिंगल लोंडो के पास कहाँ से लड़कियां आएंगी। भाई तू बोल तो, लड़कियां तुम 1000 खड़ी कर दे। मुझे ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए, मेरे लिए तो कोई इस लोक की नहीं किसी और लोक से आएगी। हाँ, अप्सराओं को बुलाते हैं अभी। कुछ भी मतलब, सुबह सुबह सस्ते नशे करके बैठा है। एक तरफ सर्वेश अपने दोस्तों के संग बाहर जाने का प्लान बना रहा था, तो वही वृंदा नागलोक के वन में बैठी अपने होने वाले वर के सपने सजाते हुए बोलती है, शिव ने जिसे मेरे लिए चुना है, आखिर वो दिखता कैसा होगा? मैं पृथ्वी लोक पर उसे कहाँ ढूंढूंगी? मुझे तो अभी से इतनी बेचैनी हो रही है। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करना। वृंदा की बातें छुपकर सुन रहा नित्यांत उसको ऐसे किसी और के ख्वाब सजाते देखकर खुद से कहता है, वृंदा, तुम कैसे किसी अनजान के स्वप्न देख सकती हो और उसकी तलाश में एक ऐसे लोक पर जाने को तैयार हो गई जहां हर कदम पर खतरा होगा। ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा घटित होने वाला है, परंतु क्या? वृंदा अपने पृथ्वी लोक जाने की सारी तैयारी करके अपने माता पिता के पास जाती है और उनका आशीर्वाद लेने के बाद बोलती है, पिताजी, अब मैं पृथ्वी लोक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जिस कार्य के लिए जा रही हूँ उसे संपूर्ण करके जल्दी लौट आऊं, क्योंकि मेरे वर की तलाश के साथ ही इस नागलोक को एक भावी राजा मिलेगा। तुमने सही कहा पुत्री, तुम्हारे होने वाले पति पर होगी संपूर्ण नागलोक और नागमणि की जिम्मेदारी। इसीलिए मैं आशा करता हूँ तुम उचित तरह से परख कर ही उस मनुष्य को ढूंढना जिसको शिवजी ने तुम्हारे लिए चुना है, अन्यथा ये नागलोक किसी गलत राजा के हाथों तबाह हो जाएगा। आप चिंता मत करिए पिताजी,
मैं नागिन वृंदा, नागलोक की होने वाली भावी रानी और नागमणि की सबसे बड़ी रक्षक, कभी भी अपने जीवन में कोई गलत फैसला नहीं लूंगी। और याद रहे पुत्री, तुम्हारे नागिन होने का राज किसी और मनुष्य को पता न चले। तुम अपना ये नागिन रूप सिर्फ अपने होने वाले वर को ही दिखा सकती हो धरती पर, क्योंकि तुम्हारा होने वाला वर कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। जी माँ, मैं अपनी मान मर्यादाओं को अच्छे से जानती हूँ और एक नागिन होने के सारे दायित्व भी अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए आप चिंता मत करिए। मैं अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपने जीवन साथी की तलाश करूँगी। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। इतना बोलकर वृंदा नागलोक के मुख्य द्वार की ओर चल देती है, जहाँ उसको रास्ते में नित्यांत मिलता है, जो उससे बोलता है। जा रही हो वृंदा? हाँ मेरे मित्र, अब तुम मेरे बिना यहाँ रहना, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी लौटूंगी इस नागलोक में भावी राजा को लेकर। पृथ्वी लोक पर कभी भी मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है कि तुम मेरे लिए पृथ्वी लोक तो क्या, पाताल लोक तक भी भागे चले आओगे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अब इतनी काबिल हूँ कि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हूँ। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर वृंदा नागलोक के मुख्य दरबार की ओर चली जाती है, तो वहीं धरती लोक पर सर्वेश अपने दोस्त संग एक लॉन्ग ट्रिप पर अपनी जीप में निकल जाता है, जहां अचानक ही उसकी गाड़ी के आगे नागलोक से इंसानी रूप में प्रकट होकर वृंदा आती है और उसको अपनी गाड़ी के आगे ऐसे अचानक आता देखकर सर्वेश जल्दी से ब्रेक मारता है और गुस्से में गाड़ी से उतर कर कहता है, ए पागल है क्या? मरने का इतना ही शौक है तो किसी ट्रक के नीचे क्यों नहीं आ जाती तू? मेरी गाड़ी के नीचे आ रही है। हट! वो क्षमा कीजिएगा, वो मैंने आपको देखा नहीं। एक पल के लिए सर्वेश वृंदा के खूबसूरत चेहरे को देखकर आगे कुछ बोलना ही भूल जाता है, जिस पर मयंक उसे होश में लाते हुए बोलता है, हाँ बोल सर्वेश, अभी तेरी गाड़ी के नीचे आ जाती तो तेरे पापा तो तुझे ही गलत समझते। हाँ तो फिर इतना रुक रुक के क्यों बोल रही हो? हकली हो क्या? नहीं तो वो तो मैं बस इस जगह नहीं हूँ इसलिए। हे भोलेनाथ, पृथ्वी लोक आते ही ऐसी परिस्थिति में डाल दिया, अब क्या करूं? मैं तो अकेली हूँ, कैसे संभालूं? यहाँ इस समस्या के सामने मैं घबरा गई। काश नित्यांत मेरे साथ होता, उसने हर कदम पर मेरी मदद की है, लेकिन अब वो कहाँ आएगा? अरे चुप क्यों हो? बोलो ना, गूंगी हो गई हो क्या? मयंक के इतना बोलते ही उसके पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, जो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था, और वृंदा की साइड लेते हुए वीर बोलता है, क्या हुआ? क्यों एक लड़की को परेशान कर रहे हो? तुम अमीर ज़ादों को कोई काम नहीं है जहाँ लड़की देखी नहीं कि आ जाते हैं? ओ हेलो, जानता भी है हम है कौन? तुम जो भी हो, तुम्हें ऐसे किसी लड़की को बीच रास्ते में से डराने का कोई हक नहीं है। और तुम हटो अब वहाँ से, उनकी गाड़ी के आगे खड़ी हुई हो। जाने दो इन बिगड़े नवाबों को। इसकी तुम जाने दे सर्वेश, वैसे भी तुझे पता है तेरे पापा एमएलए हैं, और ये छोटे मोटे पंगों से ना उनकी इमेज को खराब मत कर, इसलिए चल यार चल। मयंक सर्वेश को गाड़ी में बैठाता है, जिसके बाद वो लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और साइड में खड़ी वृंदा के पास जाकर वो लड़का बोलता है, हे मैं वीर, तुम इस शहर में नई आई हो क्या? तुम जानती नहीं हो ऐसे सड़क के बीचों बीच आने से कोई तुम्हें उड़ा के सीधा ऊपर पहुंचा सकता है। मेरा नाम वृंदा है, वो मुझे पृथ्वी लोक के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, इसीलिए। क्या मतलब? ये मैं कैसी भाषा बोल रही हूँ? मुझे यहाँ किसी को पता नहीं लगने देना है कि मैं एक नागिन हूँ, लेकिन शायद इस इंसान का स्वभाव अच्छा है, तो क्या मैं इससे मदद मांग सकती हूँ? मेरा मतलब है कि मैं इस जगह पर नई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे घर चाहिए रहने के लिए। आई क्यों हो यहाँ? किसी की तलाश में आई हूँ। इतना बोलकर वृंदा की आंखों के सामने बार बार सर्वेश का चेहरा आने लगता है, और वो जब भी आंखें बंद करती तो उसको वही चेहरा दिखाई देता। ये देखकर वो खुद से कहती है, मुझे मेरी आंखों के सामने उस गाड़ी वाले लड़के का चेहरा क्यों दिख रहा है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किराए का घर दिला दूं। इन बातों का ध्यान न देकर वृंदा पहले अपने रहने और बसने का इंतजाम करती है। एक अनजान इंसान वीर की मदद से उसको वहाँ रहने को घर मिल जाता है,
जहाँ वो बैठकर खुद से कहती है, पहला पड़ाव तो पार कर लिया मैंने, अब मुझे अपने प्यार की तलाश करनी है। वृंदा के पृथ्वीलोक आने के बाद से कोई उस पर नजर रखे हुए था और उसके हर कदम को कोई जादुई गोले पर देख रहा था, जो उसके रहने खाने के इंतजाम को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम आ ही गई नागिन वृंदा, पृथ्वी लोक। अब देखना, यहाँ से शुरू होगा नाग कन्या के जीवन का एक अलग अध्याय, जिसमें होगी षड्यंत्र की बाजी। एक तरफ वृंदा पृथ्वीलोक आकर अपनी इंसानी जीवन में बसने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के संग क्लब में पार्टी कर रहा सर्वेश बार बार अपनी आंखों के आगे वृंदा का चेहरा आने पर नशे की हालत में अपने दोस्तों से कहता है, अरे भाई, वो लड़की कितनी खूबसूरत थी। सच में यार, मुझे अफसोस हो रहा है, आखिर मैंने उसे छोड़ा क्यों? काश उसे साथ ले आता तो यहाँ मजे करते। अच्छा भाई, हम भी क्या? चुप कर साले, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं लगती मुझे। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उसे मेरे लिए ही बनाया है। उसकी खूबसूरत आंखें, उसकी बोली, दीवाना कर दिया यार उसने मुझे। बस एक मुलाकात में सर्वेश किसी लड़की का दीवाना हो गया, फिर तो जरूर उस लड़की में कोई बात होगी। तू चिंता मत कर हमारे दोस्त, तेरे लिए कल तक उस लड़की का पता हम लगाएंगे। सच में यारो, तुम दोनों मेरे जिगरी यार हो। 14 साल की उम्र से तुमने मेरा हर काम में साथ दिया है, फिर वो काम चाहे कैसा भी हो, याद है ना? अरे बस बस सर्वेश, अरे तूने ज्यादा पी ली है। अरे इसको चुप करवा, वरना आज तक के सारे कच्चे चिट्ठे खोल के रख देगा ये हमारे। देर रात होने की वजह से सर्वेश के दोस्त उसको घर ले आते हैं, जहां अपने बेटे को अपने दोस्तों के कंधों पर घर आते देखकर वीरेंद्र बोलता है, अरे इस लड़के को मेरी इज्जत की जरा परवाह नहीं है। मेरे पूरे काम का भार इसके कंधों पर आना है और ये खुद किसी और के कंधे पर आ रहा है। अरे अरे इसको कमरे में सुला दो और तुम दोनों आज रात यहीं रुकोगे। मुझे सुबह तुम तीनों से कुछ बात करनी है। जी अंकल। मयंक और कुलदीप सर्वेश को उसके कमरे में सुलाकर खुद भी गेस्ट रूम में जाकर सो जाते हैं। तो वहीं सर्वेश के घर के बाहर एक भयानक सा दिखने वाला राक्षस उसके पिता की पूरी कोठी को घूरते हुए कहता है, आखिर तेरी मौत आने वाली है सर्वेश, जल्दी ही तुझे तेरी मौत से रूबरू करवाऊंगा। तेरी मौत की खबर सुनकर मेरे आका बहुत खुश होंगे। इतना बोलकर वो राक्षस अचानक ही गायब हो जाता है और वहीं वृंदा के उसी वक्त अचानक ही एक खरोच लग जाती है और उसके शरीर से खून बहने की जगह नीला रक्त निकलने लगता है। ये देखकर वो खुद से कहती है, ये क्या, इस चोट को भी अभी लगना था। कहीं ये नीला रक्त किसी ने देख लिया तो मेरे इंसान न होने का सभी को शक हो जाएगा। वीर हाथों में खाने की थाली लिए खड़ा होता है। उसे ऐसे अचानक इतनी रात को देखकर वृंदा अपना हाथ छुपाते हुए कहती है, तुम यहाँ कैसे आए अचानक? घर का दरवाजा खुला छोड़ दोगी तो मैं क्या, कोई भी अंदर आ जाएगा। माना नई हो यहाँ, लेकिन अपनी सुरक्षा करना सीखो। और ये खाना लाया हूँ बस आज रात के लिए, कल से खुद बना लेना। अब पकड़ो। वो वहाँ टेबल पर रख दो और खाने के लिए शुक्रिया। ज्यादा ही महारानी है, हाथ भी नहीं दे सकती खाना पकड़ने के लिए। वीर टेबल पर खाना रखकर वहाँ से चला जाता है और वृंदा भी अपने हाथ पर पट्टी करके खाना खाकर सो जाती है। पृथ्वी लोक पर उसका पहला दिन बड़ा उतार चढ़ाव वाला निकलता है। अगली सुबह वीरेंद्र राणा की हवेली पर नाश्ते की टेबल पर जब सर्वेश और उसके दोनों दोस्त आकर बैठते हैं तो वीरेंद्र उनसे कहता है, अरे सर्वेश, हमने तुमको कितनी बार कहा है कि ये नशे वगैरह और पार्टी से दूर रहा कर भाई। अरे तुम्हारे गुनाहों को छुपाते छुपाते मेरा सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये मेरी तुम तीनों को आखिरी चेतावनी है। अगर इस बार कोई बड़ा कांड हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जी जी अंकल, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और ना ही इसको करने देंगे। ये कैदियों वाली जिंदगी से मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आखिर क्या फायदा आपकी इतनी पावर का जब आपके बेटे को हर काम सोच समझ के ही करना पड़ रहा है। इतना बोलकर सर्वेश नाश्ते की टेबल से उठकर अपनी गाड़ी लेकर अकेला ही घर से निकल लेता है
जहाँ रास्ते में उसकी गाड़ी के आगे एक बार फिर वृंदा आ जाती है और वो अचानक ब्रेक मारकर नीचे उतर कर कहता है, अरे तुमने क्या मेरी गाड़ी के आगे मरने का प्लान बनाया है क्या? जब देखो मेरी गाड़ी के आगे आ जाती हो। मैं तो दुकान तक जा रही थी, आप ही इतनी तेजी में गाड़ी लेकर अचानक से आ गए। बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे तुम यहीं रहती हो? मतलब कल तुमने बोला था कि तुम यहाँ नहीं हो और आज फिर तुम यहाँ। हाँ वो क्या है ना, मैंने यही पास में एक घर किराए पर लिया है। वैसे अब आपके सवाल पूरे हो गए हो तो क्या मैं जाऊँ? इतना बोलकर वृंदा जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तभी सर्वेश के ऊपर एक बड़ा सा चील हमला कर देता है, जिसे देखकर सर्वेश बोलता है, ये क्या है? हटो हटो, ये कोई बचाओ यार। ये इतना विशाल चील आखिर आपके ऊपर हमला क्यों कर रहा है? अरे मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ने बुलाया इसको। प्लीज यार कोई हटाओ इसको। सर्वेश हाथों के सहारे से उस चील को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वृंदा अपनी नागिन आंखों को प्रकट कर उसके द्वारा एक घातक वार से उस चील को मारकर नीचे गिरा देती है। लेकिन सर्वेश की आंखें डर से बंद होने के कारण वो ये नहीं देख पाता और जब आंखें खोलता है तो चील को नीचे मरा देखकर कहता है, ये कैसे किया तुमने? इतने बड़े चील को मार गिराया, पर कैसे? कैसे क्या? एक पत्थर मारा उसकी आंख पर, वहीं पर ढेर हो गया। चलो अब मेरा घर पास में ही है, वहाँ चलो, मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा देती हूँ। लेकिन वहाँ हुई सारी घटना कोई छुपकर देख रहा था। कुछ देर में वृंदा सर्वेश को अपने घर ले आती है और उसके चेहरे और कंधों पर दवाई लगाते हुए कहती है, ये कोई आम चील तो नहीं था, ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस था। आखिर तुम्हें इतना बड़ा चील मारने क्यों आया था? किसने भेजा होगा उसे? पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, रात को सांप के सपने आते हैं। अब ये हमला चील का, कभी कभी तो लगता है मैं इंसान हूँ भी के नहीं। सांप के सपने और ये हमला, कहीं ये वही तो नहीं जिसकी तलाश में मैं यहाँ आई हूँ? क्योंकि मुझे भी मेरे स्वप्न में आंखें बंद करने पर हमेशा यही चेहरा दिखता है। दवाई लगाते हुए वृंदा को अपने इतने करीब देखकर सर्वेश की आंखें उसी पर टिक जाती है और वो उसके खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए खुद से कहता है, कितनी खूबसूरत है ये। ना जाने क्यों जब से मैंने इसे देखा है इसी की तरफ खींचा हुआ जा रहा हूँ। कुछ तो बात है इसमें। हाँ शायद ये वही है जिसे तलाशने के लिए खुद शिव जी ने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन मेरे आने का दूसरा मकसद भी मुझे पता चल गया है। इनके ऊपर आने वाले खतरे को हमेशा मुझे खत्म करना है। मेरे प्यार को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई राक्षस हो, मैं सबको मार दूंगी। वृंदा की तलाश पृथ्वी लोक पर उसके दूसरे दिन ही समाप्त हो जाती है और उसको उसका प्रेम मिला सर्वेश में। लेकिन अभी वो ये बात उसको नहीं बता सकती थी। कुछ देर में सर्वेश वृंदा के घर से चला जाता है, लेकिन अब उनकी मुलाकातें रोज ही होने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ वीर वृंदा को सर्वेश के साथ देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता था। एक दिन अचानक ही जब सर्वेश और वृंदा कहीं से साथ में आ रहे थे तो उनके आगे एक पेड़ की टहनी अचानक ही टूटकर आ गिरती है। उस हमले से वृंदा ने सर्वेश को तो बचा लिया, लेकिन ये घटना दूर से देख रहा वो राक्षस हंसते हुए खुद से कहता है, आखिर हमारे षड्यंत्र में फंसने ही वाली है नागिन वृंदा। जल्दी ही तुमसे मुलाकात करूंगा, तब तक तुम अपने प्रेमी संग अपनी जिंदगी के आनंद उठाओ। उस राक्षस के गायब होते ही वृंदा की नजर उस जगह जाती है जहां वो खड़ा था और उसको वहां किसी बुरी शक्ति के होने का आभास होता है, जिस पर वो मन में कहती है, क्या कोई है क्या जो मुझ पर नजर रखे हुए है? न जाने क्यों जब से यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि कोई ना कोई छुपकर मुझ पर दृष्टि बनाए हुए है। बच गए आज तो। तुम हमेशा मुझे बचा लेती हो। ऐसा लगता है तुम ढाल बनकर आई हो मेरी जिंदगी में वृंदा। तुमसे मिलने से पहले मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी। इतना बोलकर वृंदा और सर्वेश आगे बढ़ते हैं और जैसे ही सर्वेश
वृंदा के घर के पास पहुंचता है तो वहां मयंक और कुलदीप पहले से उसका इंतजार कर रहे थे और सर्वेश के आते ही मयंक कहता है, अरे भाई कहाँ था तू? इतनी देर से कॉल कर रहे हैं। वैसे लगा ही था कि तू वृंदा के साथ होगा, इसलिए हम तेरा यहाँ इंतजार करने लगे। हुआ क्या तुम दोनों को? ऐसे क्यों इंतजार कर रहे हो यार? भाई वो आ गई वापस, हमारे पास उसका कॉल आया था। कौन वापस आ गई? भाई वो ही क्या कर रहे हो तुम दोनों? किसकी बातें कर रहे हो? ठीक से बताते क्यों नहीं? अरे कौन आ गई जिसके आने से तुम इतने हड़बड़ाए हुए हो? अरे सुमोना भाई, सुमोना। वो क्यों आ रही है वापस? वो भी ऐसे अचानक से? ये शुमोना कौन है जिसके आने से तुम इतना हैरान हो गए हो? ये सब मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, अभी मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना। चलो चलो गाड़ी घुमाओ जल्दी। इतना बोलकर सर्वेश अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है और वृंदा को इस तरह सर्वेश का जाना बहुत अजीब लगता है। तो वहीं सर्वेश जल्दी से अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट की ओर जाता है और उसके बाहर गाड़ी रोककर बोलता है, वो प्लेन से आ रही है? पर क्यों आ रही है यार? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। इसकी असलियत के बारे में वृंदा को पता नहीं चलना चाहिए। अरे हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो खुद चुप रहेगी क्या? जिस वृंदा से वो ये बात छुपाने की बातें कर रहे थे, वो अपने सांप रूप में उनका पीछा करते हुए आ गई थी और उनकी ही गाड़ी के नीचे फन फैलाए सारी बातें सुन रही थी। कुछ ही देर में एक लड़की एयरपोर्ट से बाहर आती है, जिसे देखकर मयंक बोलता है, भाई वो आ गई, सुमोना तेरी एक्स। तीनों के तीनों उस तरफ देखने लगते हैं और वहीं वृंदा भी रेंगते हुए एक कोने में छुपकर अपने इंसानी रूप में आकर उस लड़की को देखने लगती है और बोलती है, आखिर कौन है ये लड़की और इसका इनसे क्या लेना देना है? एक्स एक्स, आखिर क्या होती है ये एक्स? तो वही सर्वेश उस लड़की को देखकर बोलता है, आ गई मुसीबत। हे भगवान बचा लेना आज। आखिर कौन है ये लड़की और ये दोस्त है या दुश्मन, इसका पता तो आपको आगे ही चलेगा। इसीलिए हमारे साथ इस कहानी के हर भाग में बने रहिए और अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। आ गई मुसीबत, हे भगवान बचा लेना। सर्वेश के इतना बोलते ही शिमोना उसके करीब आती है और उसके कान के एकदम करीब आकर कहती है, आखिर आ गए तुम मुझे लेने। मुझे पता था तुम आओगे और आना बनता भी था। आखिर मैं तुम्हारा पहला प्यार जो हूँ। कोई पहला प्यार नहीं हो तुम, मेरी एक गलती हो बस, जो मैंने जाने अनजाने में कर दी थी और अब उसको मुझे सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा। सर्वेश के इतना बोलते ही वहाँ वृंदा आ जाती है और उसको एक लड़की के साथ देखकर कहती है, तो तुम इसके लिए मुझे वहाँ छोड़कर आए? आखिर कौन है ये सर्वेश और क्या रिश्ता है इसका तुमसे? ओ माय गॉड, ये इतनी खूबसूरत सी लड़की कौन है? तुमने इसे भी फंसा लिया क्या अपने झूठे प्यार के जाल में, जैसे मुझे फंसाया था? देखो लड़की, ये इंसान एक नंबर का जालसाज इंसान है। मैं इसकी पहली प्रेमिका हूँ, या शायद पहली नहीं, पता नहीं कौन से नंबर की। तो बेहतर होगा अपनी सुरक्षा के लिए इससे दूर हो जाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सर्वेश, मैं जा रही हूँ। ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, जरूर कोई बात है इसमें। मुझे इसके कंधे पर हाथ रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। वृंदा रुको, ये झूठ बोल रही है। मैं बताता हूँ तुमको इसकी सच्चाई, मेरी बात तो सुनो। तुमने इस लड़की के लिए मुझसे झूठ बोला था, तो कुछ तो गलत है ही तुम्हारे बीच, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे? जा रही हूँ मैं। वृंदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिस पर सर्वेश बोलता है, तुम्हारी वजह से वो पहली बार मुझ पर इतना गुस्सा करके गई है। तुमको तो मैं बाद में देख लूंगा। चलो गाइस यहाँ से। सर्वेश भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है और किसी सुनसान जगह गाड़ी रोककर गुस्से में अपने दोस्तों के संग बहुत ड्रिंक करता है। तो वहीं दूसरी तरफ वृंदा, जिसका प्यार में दिल टूटा, वो खुद को अपनी कमरे में बंद कर रो रही होती है। तभी वहाँ वीर आता है और वृंदा के घर का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, वृंदा तुम ठीक तो हो ना? वृंदा दरवाजा खोलो, मैं हूँ वीर। वृंदा अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोलती है और सामने वीर को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें गुस्से में घर आता देखा तो लगा कुछ हुआ है, इसीलिए पूछने आ गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कैसे पता मैं रो रही थी? ये तुम्हारी आंखें बता रही हैं, जो अभी भी आंसुओं से नम हैं। अब बताओ क्या हुआ है,
एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद भी ना कर पाऊं, लेकिन तुम्हारा दिल तो हल्का होगा मुझे बताकर। वीर के इतना बोलते ही वृंदा उसके गले लग जाती है और रोते रोते उसे सारी बातें बताती है। वीर उसकी बातें सुनकर उसको चुप कराते हुए बैठाता है और पानी का ग्लास देते हुए कहता है, देखो, जरूरी नहीं कि जिसे हम अपना माने वो भी हमें अपना माने, और प्यार इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, तो तुम अब ये मत सोचो और भूल जाओ उसे। शायद तुम सही कह रहे हो। वृंदा इतना बोलती ही है कि तभी दरवाजे से घायल सर्वेश उसके घर आता है और वृंदा के कदमों में गिरता हुआ बोलता है, वृंदा मुझे बचा लो, वो एक राक्षस मुझे मारना चाहता है, मुझे बचा लो वृंदा प्लीज। सर्वेश, ये हालत तुम्हारी किसने की? बताओ सर्वेश, क्या हुआ है तुम्हें? बाहर एक राक्षस ने मुझ पर हमला कर दिया, वो मुझे मार देगा वृंदा। तुम्हें कुछ नहीं होगा वीर, तुम इसका ध्यान रखो और बाहर मत आना। उस राक्षस को तो मैं देखती हूँ। लेकिन तुम कैसे? मैं संभाल लूंगी, तुम सर्वेश को संभालो। इतना बोलकर वीर सर्वेश को संभालता है और वृंदा बाहर जाकर देखती है तो उसके सामने एक भयंकर सा राक्षस खड़ा होता है जो वृंदा को घूरते हुए बोलता है, आ गई नागलोक की राजकुमारी नागिन वृंदा। चलो सही है, हमारा आमना सामना हो गया। तुम जानते हो कि मैं एक नागिन हूँ, लेकिन कैसे? और सर्वेश को क्यों मारना चाहते हो? जानते नहीं हो क्या मेरी शक्तियों के बारे में? जानता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। मुझे पता है ये सर्वेश नागलोक का होने वाला भावी राजा है, और अगर ये राजा बन गया तो हम राक्षस कभी नागलोक पर अपना राज नहीं जमा पाएंगे। इसीलिए मैं उसको मारना चाहता हूँ, और ये भी जानता हूँ तुम धरती पर उसी की तलाश में आई हो। चलो अच्छी बात है, अब सब जानते ही हो तो युद्ध कैसे नहीं होगा, पूरी तैयारी के साथ होगा। इतना बोलकर वृंदा धरती पर पहली बार अपनी नागिन अवतार में आती है और उस राक्षस पर पहला वार करती है, जिससे बचते हुए वो राक्षस बोलता है, नागिन वृंदा, तुमने हमें कम आंका है। माना हर बार राक्षस नागिनों से हारते आए हैं, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुमको ही हार का सामना करना पड़ेगा। जब नागलोक के भावी राजा रानी ही मारे जाएंगे तो नागलोक और नागमणि को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। राक्षस और नागिन वृंदा का युद्ध होता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। तो वहीं कमरे में घायल सर्वेश को जब बिस्तर पर लेटाकर वीर बाहर आता है तो सर्वेश उसका हाथ पकड़कर बोलता है, कहाँ जा रहे हो वीर उर्फ नाग नित्यंत? वृंदा ने तुम्हें मेरी सेवा के लिए यहाँ छोड़ा है। क्या बोला तुमने? नित्यंत? कौन है ये? तुम हो भोले नाग नित्यंत, जो अपनी नागलोक की प्रेमिका के लिए उसके पीछे यहाँ धरती लोक पर आ गए। लेकिन तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं जानता? कौन हो तुम? एक साधारण इंसान तो नहीं हो, तो बताओ कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन ये याद रखना, अगर तुमने ये बात वृंदा को बताई कि मैं जानता हूँ कि वो एक नागिन है और तुम वीर नहीं नित्यंत हो, तो वो तुम पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन तुम उसे धोखा देकर यहाँ रह रहे थे, इस बात पर वो जरूर तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ सकती है। तुम जो भी हो, इतना तो पता चल गया कि वृंदा को जिसकी तलाश है वो नहीं हो, लेकिन मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा। फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम सोच भी नहीं सकते। वीर के सामने सर्वेश का एक अलग ही चेहरा था, लेकिन दूसरी तरफ वृंदा और उस राक्षस के बीच हो रहा युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। वृंदा भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर एक अंतिम वार करके उस राक्षस को मृत्यु प्रदान कर देती है। अपने इंसानी रूप में आकर जमीन पर गिर जाती है और किसी तरह कमरे में पहुंचकर बोलती है, सर्वेश, मैंने उसे मार दिया। वृंदा? वीर वृंदा को उठाकर बिस्तर पर लेटाता है और सर्वेश, जो कुछ देर पहले घायल था, अब खड़ा खड़ा तमाशा देखता है। वीर वृंदा की मरहम पट्टी करता है और जैसे ही वृंदा को होश आने को होता है, तभी सर्वेश वीर को साइड कर खुद वृंदा के पास बैठकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना वृंदा? मैं तो डर गया था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैं ठीक हूँ सर्वेश, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई? वो राक्षस बहुत शक्तिशाली था। मैं ठीक हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ मनाने ही आ रहा था, पर तभी उस राक्षस ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि वो लड़की शुमोना, वो मेरी 2 साल पहले गर्लफ्रेंड थी
और उसने एक दिन मेरी नशे की हालत का फायदा उठाकर मेरे साथ कुछ गलत फोटोज खींच ली थी और अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है क्योंकि मेरे पापा एमएलए है ना। अगर ये फोटो सामने आई तो उनकी बदनामी हो जाएगी। तो ये बात तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताई? तुम इतनी जल्दी में चली गई वहां से कि मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। वैसे तुम ठीक तो हो ना? आखिर उस राक्षस को तुमने मारा कैसे? समय आने पर सब बताऊंगी सर्वेश। सर्वेश वृंदा को अपनी झूठी कहानी के जाल में फंसा रहा था। ये सब देख रहा वीर गुस्से में घर के बाहर जाकर खुद से कहता है, आखिर ये जालसाज है कौन? मुझे इसकी खबर नागराज और नागरानी को देनी होगी। शायद वो ही वृंदा को वापस बुला सकें। और अभी मैं वृंदा को नहीं बता सकता कि मैं नित्यांत हूँ। ऐसा करने पर वो मुझसे दूर हो जाएगी और मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वीर इतना बोलकर नागलोक की ओर प्रस्थान करता है तो वहीं सर्वेश वृंदा की आंखों में धूल झोंकते हुए उसको अपनी झूठी बातों के जाल में फंसाए रखता है। लेकिन इसी बीच शिमोना, जिससे वीर इतना डरता था, वो अपने घर पहुंचकर एक अलग ही सोच में डूबी हुई कहती है, हो ना हो उस लड़की से मेरा कोई ना कोई रिश्ता तो है। ना जाने क्यों उसको छूकर एक अपनेपन का एहसास हुआ। क्या वो वही है जो मैं सोच रही हूँ? आखिर शिमोना और वृंदा का क्या रिश्ता है और सर्वेश की सच्चाई क्या है? क्या समय रहते वीर वृंदा को इस षड्यंत्र से बचा पाएगा या होगा इस नागकन्या की कहानी का एक बुरा अंत? जानने के लिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग में भी बने रहिए और अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। वीर नित्यांत बन अपने नाग रूप में नागलोक के नाग दरबार में पहुंचता है और नागराज विक्रम और रानी नंदिनी बैठे होते हैं। उनके सामने आते ही वीर उनसे बोलता है, नागराज, अनर्थ हो गया। वृंदा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। क्या? ये क्या कह रहे हो नित्यांत? हमारी पुत्री तो पृथ्वीलोक गई है भगवान शिव की द्वारा कही वाणी को सिद्ध करने। नागराज, इस बार एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है जिसमें आप, मैं, वृंदा सब फंस चुके हैं। वृंदा ने जिसे धरती लोक में अपने पति के रूप में चुना है वो कोई बहुत बुरा इंसान है। मुझे नहीं पता कि वो राक्षस है या क्या है, लेकिन इतना पता है कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत वृंदा को फंसाया गया है। तुम ये सब क्या कह रहे हो नित्यांत? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विस्तार से बताओ हुआ क्या है और ये सब तुम्हें कैसे पता चला? माफ करना नागराज, लेकिन मैं बिना किसी की आज्ञा के पृथ्वीलोक गया था वृंदा के पीछे, ताकि उसको किसी भी मुसीबत से बचा सकूं। आखिर बचपन की दोस्त है वो मेरी, इसीलिए। लेकिन वहाँ जो हुआ वो... नित्यांत ने जो जो सर्वेश के मुंह से सुना था सब कुछ नागराज को बता देता है और साथ ही उसके वृंदा के सामने झूठे रूप का भी खुलासा करता है। ये सब सुनकर नागराज थोड़ा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, ये जरूर कोई बड़ी साजिश है। कहीं ये किसी राक्षस का तो काम नहीं। हमें जल्द ही पता लगाना होगा। नित्यांत की बातें सुनकर नागराज जादुई गोले पर सब कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उनको इसके पीछे की एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चलता है। ये देखकर वो हैरान होकर कहते हैं, इतना बड़ा धोखा, वो भी हमारी मौजूदगी में। हमने इसकी जांच पहले क्यों नहीं की? हे भोलेनाथ, ये हमने क्या किया? अपनी ही पुत्री को बर्बादी की राह पर भेज दिया। नित्यांत, जल्दी हमें वृंदा के पास ले चलो। आखिर आपने क्या देखा नागराज जादुई गोले पर? बताइए। बताने का समय नहीं है नित्यांत, अभी के अभी ही तुम हमें वृंदा के पास ले चलो। ठीक है, चलिए। नित्यांत नागराज और नागरानी को लेकर पृथ्वीलोक आता है और वो तीनों अपने इंसानी रूप में वृंदा के घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ वृंदा नहीं है। ये देखकर वीर बना नित्यांत कहता है, नागराज, कुछ देर पहले वृंदा यहीं थी। जरूर वो सर्वेश ही उसको अपने साथ ले गया होगा। हमें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। लेकिन हम धरती लोक पर वृंदा का पता तब तक नहीं लगा सकते जब तक वो अपने नागिन रूप में न आए। नागराज वृंदा की चिंता में बेहद परेशान थे तो वहीं सर्वेश को ये पता चल चुका था कि नागराज पृथ्वीलोक आ चुके हैं। इसीलिए वो पहले ही वृंदा को अपने घर ले आया था, जहाँ घायल वृंदा बिस्तर पर पड़ी थी और उसके बगल में बैठा सर्वेश उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहता है, वृंदा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि वृंदा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? सच में? मेरा मतलब प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन शादी जैसे बड़े फैसले के लिए मुझे मेरे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी और तुम्हें एक सच्चाई भी बतानी है। कैसी सच्चाई वृंदा?
यही कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इतना बोलकर वृंदा बिस्तर से उठकर अपने नागिन रूप में आती है और ये देखकर सर्वेश बोलता है, ये क्या, इसके नागिन रूप में आ जाने से इसके पागल बाप को पता चल जाएगा कि ये आखिर है कहाँ। अरे 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 वृंदा, ये क्या, प्लीज वापस आओ अपने इंसानी रूप में, प्लीज वृंदा, जल्दी। वृंदा अपने इंसानी रूप में आ जाती है और उसके तुरंत बाद सर्वेश उसे गले से लगा कर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नागिन हो या इंसान, मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुम्ही से शादी करनी है। और ये नागिन रूप में मत आया करो मेरे सामने, मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, बचपन से ये मेरे सपनों में बहुत दिखाई देते हैं मुझे। वो इसीलिए क्योंकि शायद तुम एक इच्छाधारी नाग ही हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ शायद नागराज बनने के बाद मिले। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? फिर कोई राक्षस मुझे नहीं मार पाएगा, मैं उनका मुकाबला खुद कर सकूंगा। हाँ, सही कहा। ठीक है, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। इससे पहले कि वो नागराज यहाँ आए, मैं वृंदा को कहीं और ले जाता हूँ। सर्वेश वृंदा को अपने घर से भी गाड़ी में बैठाकर ले जाता है, तो वहीं जादुई गोले पर नागिन रूप में वृंदा की छवि देखते ही नागराज, नागरानी और वीर समेत सर्वेश के उसी कमरे में सब लोग आते हैं जहाँ कुछ देर पहले वृंदा थी। लेकिन वृंदा को वहाँ ना पाकर नागराज विक्रम बोलते हैं, ये सर्वेश हमारे साथ लुका छुपी खेल खेल रहा है, वृंदा को हमसे दूर ले जा रहा है, लेकिन ये जानता नहीं है कि हम नागलोक के नागराज हैं। हमारी पुत्री को एक खरोंच भी आई तो सर्वनाश ला देंगे। चलो यहाँ से, घर के दूसरे हिस्सों में देखो, कहीं यहीं तो नहीं छुपाया वृंदा को। तीनों मिलकर सर्वेश के घर को अच्छे से छान मारते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। तो वहीं सर्वेश एक पॉलिटिकल पार्टी में वृंदा को लेकर आता है और अपने पिता वीरेंद्र से मिलवाते हुए कहता है, पापा, ये वृंदा है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये है कौन? माँ बाप कौन है? किसी बड़े घर की है या फिर नहीं? नहीं पापा, ये एक साधारण सी लड़की है, आम सी लड़की जिसने आपके बिगड़े हुए बेटे को सुधारा है। अरे वाह, तो ये है वो जिसकी वजह से आजकल तुम्हारी शिकायतें कम आने लगी है। वैसे मुझे तो ये पसंद है, और तुम तो जानते हो बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। एक काम करता हूँ, इस बात की घोषणा मैं यहाँ सभी पार्टी मेंबर्स के सामने कर देता हूँ। वो क्या है ना, इससे मुझे इलेक्शन में भी थोड़ी मदद मिलेगी। इतना बोलकर वीरेंद्र अपने बेटे की शादी एक साधारण लड़की से करवाने की अनाउंसमेंट सबके सामने कर देता है। ये देखकर वृंदा मन ही मन कहती है, ये सब इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? सर्वेश ने अपने माता पिता से मिलवा दिया और शादी की घोषणा भी कर दी, लेकिन मैंने तो पिताजी को संदेश ही नहीं भेजा। उनकी आज्ञा के बिना मैं विवाह नहीं कर सकती। एक तरफ वृंदा सर्वेश के इतने जल्दबाजी के फैसले से हैरान थी, तो दूसरी तरफ उसी पार्टी में मौजूद शुमोना ये सब देखकर हैरानी से खुद से कहती है, ये दरिंदा इस लड़की से शादी करने जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन इस शादी को रोकने से पहले मुझे इस लड़की की सच्चाई पता लगानी पड़ेगी। आखिर इसके माँ बाप कौन हैं? शुमोना सर्वेश और वृंदा की शादी को रुकवाना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ नागराज, नागरानी और वीर को जब सर्वेश के घर से कुछ नहीं मिला, तो वो घर से बाहर आते हैं, जहाँ का नजारा देखकर वो हैरान हो जाते हैं। घर के बाहर 3 राक्षस नागराज, वीर और नागरानी को घेर लेते हैं, जिनमें से एक राक्षस नागराज को कहता है, अपनी बेटी की तलाश में आए हो नागराज, लेकिन अफसोस वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगी। हमारे मकसद को पूरा होने से पहले कोई उसके रास्ते में नहीं आ सकता, इसलिए अब तुम तीनों को मरना होगा। तुम जानते भी हो किसके सामने ये सब बोल रहे हो? नागलोक के राजा नागराज के सामने। इनके एक वार से तुम भस्म हो जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इन तक पहुंचने से पहले मेरे वार का सामना करना होगा। वीर इतना बोलकर अपने हाथों के वार से उस राक्षस पर वार करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो राक्षस वीर पर एक भयंकर वार कर देता है, जिससे वीर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर नागराज विक्रम बोलते हैं, नित्यांत,
तुम राक्षसों की इतनी हिम्मत कि नागलोक के नाग पर हमला किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमको क्या लगता है जिस वृंदा को तुम कमजोर समझकर षड्यंत्र में फंसा रहे हो, तुम उसे आसानी से हरा दोगे? अरे वो हमारी पुत्री है, सर्वशक्तिशाली नागिन है वो। उसको जैसे ही तुम्हारे साजिश के बारे में पता चलेगा, वो तुम सबका नामो निशान खत्म कर देगी। हमारा नामो निशान बाद में खत्म करने की सोचना नागरानी नंदिनी, पहले अपने अस्तित्व को बचाओ, क्योंकि ये सच्चाई बताने के लिए हम तुम्हें वृंदा तक पहुंचने ही नहीं देंगे। इतना बोलकर वो राक्षस नागराज और नागरानी नंदिनी पर वार करते हैं। बदले में नागराज और रानी नंदिनी भी उनका डटकर मुकाबला करती है, लेकिन अपनी जीत निश्चित ना देखने पर राक्षस पीठ पर वार करने वाली अपनी तरकीब को अपनाते हैं और दो राक्षस नागराज और नागरानी के आमने सामने का युद्ध करके तीसरे को पीछे से वार करने की कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो तीसरा राक्षस उन पर वार करने वाला होता है, एक अनजाना प्रहार उसको काफी दूर फेंक देता है। ये नजारा देखकर नागराज और नागरानी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये किसने किया? आखिर किसने किया है ये वार, और इस कहानी का आखिर क्या अंत होगा? जानने के लिए बने रहिए नागकन्या के अगले भाग के साथ। और याद रहे, हमें आपके विचार कमेंट्स के द्वारा मिलते रहने चाहिए।